नमस्कार डियर फ्रेंड्स। आज फिर एक बार मैं लाइव हूँ यहाँ पर आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए, दैट इज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है? देखिए होता क्या है कि हमारे ब्रेन में जब भी कोई इन्फॉर्मेशन जाती है, उसका एक पैटर्न बनता है, न्यूरॉन्स बनते हैं। और वो न्यूरॉन्स अ, लैंग्वेज की न्यूरॉन्स जो है ब्रेन में बनते हैं और ये पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें न्यूरॉन्स में कलेक्ट हो जाती है, जो भी हम अपने आसपास कॉन्शियस माइंड से देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, अपने 5 सेंसेस के द्वारा। और वो 5 सेंसेस उस इन्फॉर्मेशन को न्यूरॉन्स में कन्वर्ट कर देती है और वो न्यूरॉन्स में इन्फॉर्मेशन वो रहती है और लेटर ऑन ये इन्फॉर्मेशन हमारी हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है और हमारे बिहेवियर के रूप में बाहर निकल कर आती है। इसीलिए कई बहुत बार ऐसा होता है अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ, तो ऐसा होता है कि जब भी अचानक कुछ भी घटता है, तो हम एकदम से रिएक्ट करते हैं, विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। उसका रीज़न ये होता है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट टॉपिक हमारे ब्रेन में ऑलरेडी होती है और वो हमें हमारी बिहेवियर में शामिल हो जाती है और जैसे ही ऐसा इंसिडेंट होता है, तो हम एकदम से रिएक्ट करते हैं बिना सोचे-समझे विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो वो उन न्यूरॉन्स की वजह से होता है। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मीन्स एनएलपी, इसमें 3 फॉर्म्स हैं। न्यूरॉन्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये हमारा बॉडी में न्यूरॉन्स सब जगह पाए जाते हैं और ये न्यूरॉन्स ही हैं जिसमें जो ब्रेन में हमारी हैबिट्स को डेवलप करते हैं। एंड लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज। तो ये न्यूरॉन्स उस लैंग्वेज के थ्रू बनते हैं जो हम बोलते हैं। 5 वैसे तो लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं अगर हम डिटेल में स्टडी करें। तो आज मैं सिर्फ़ कोशिश करूँगी कि एनएलपी के बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन देने की, कि ये क्या है और ये कैसे काम करती है। तो ये हमारे 5 सेंसेस के थ्रू काम करती है। तो 5 सेंसेस में हमारी आँखें हैं, जो हम देखते हैं, वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाती है और पैटर्न बनाती है। और जो हम सुनते हैं, जो हम टच करते हैं और ये सभी जो 5 सेंसेस के थ्रू हमारे पास इन्फॉर्मेशन अ हमारे ब्रेन में जाती है और वो हमारे ब्रेन में एक पैटर्न बनाती है। ओके, सो अगर अब हमारे ब्रेन में जो पैटर्न बन गया है, मीन्स जो इन्फॉर्मेशन गई, उसके थ्रू जो पैटर्न बना और वो पैटर्न अगर हम चेंज करना चाहें, तो उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। If there are negative patterns built in the brain, तो हम उनको भी चेंज कर सकते हैं और अगर पॉजिटिव है तो इट्स वेल एंड गुड। तो ये न्यूरॉन्स कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए और ये थोड़ा-सा मैं लेमैन की लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँगी कि किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए कहा जाता है कि 20 से 25 दिन का टाइम लगता है। मान लीजिए आपने अ, सोच लिया कि आपने मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है या छोटे बच्चों को हम लैंग्वेज सिखाते हैं, कुछ पढ़ना-लिखना सिखाते हैं। कोई राइम है, अल्फ़ाबेट्स हैं, बच्चे जब पढ़ना सीखते हैं, तो रेगुलर प्रैक्टिस आती है उसमें। बार-बार, बार-बार प्रैक्टिस करते हैं
और अगर वो प्रैक्टिस ना हो, सपोज़ कीजिए जी आज बच्चे ने ए सीखा है लिखना और स्कूल में उसने वो ए सीख लिया, टीचर ने उसको 3 या 4 बार बना के सिखा दिया और अगर वो प्रैक्टिस नहीं होती है उसकी और घर आके भी प्रैक्टिस नहीं होती, पेरेंट्स प्रैक्टिस नहीं करवाते या टीचर द्वारा प्रैक्टिस नहीं करवाता, तो वो न्यूरॉन अपने आप खत्म हो जाता है। और लगातार प्रैक्टिस से 15, 20, 25 बार प्रैक्टिस से वो न्यूरॉन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इट रिमेन्स इन द ब्रेन फॉरएवर, हमेशा के लिए बन जाता है। इसी तरह से कोई भी हैबिट हम डेवलप करना चाहते हैं। मान लीजिए आप कोई रूटीन बनाना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि भी मैंने बुक्स पढ़ना शुरू करना है। बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आप सोचते हैं कि आपने बुक्स पढ़ना शुरू करना है और इवनिंग में या नाइट सोने से पहले आपने 8 या 10 पेज आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो जब आप ऐसा सोचते हैं कि आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो सिर्फ़ सोचने से कुछ नहीं होता है। आपने आज सोच लिया, कल उसको एक्शन में नहीं लिया, बाद में आप भूल जाएँगे। फिर उसके बाद एक नया रेज़ोल्यूशन लेंगे कि नहीं बुक्स नहीं पढ़ेंगे थोड़ा यूट्यूब पे वीडियोज़ देख लेंगे या सुन लेंगे या समरी देख लेंगे। तो इस तरह की हैबिट बनती है। तो अगर आपने लगातार अपने मन को मारते हुए, अपनी इच्छा के विरुद्ध जाते हुए, आपने लगभग 20 दिन तक लगातार 10 पेजेज़ आपने रीड कर लिए, तो इट मीन्स आपकी ये हैबिट बन जाएगी, एक न्यूरॉन बन जाएगा रिगार्डिंग दैट हैबिट और फिर आप नेक्स्ट डे ऑटोमैटिकली आपका ध्यान बुक की तरफ जाएगा और दिमाग कहेगा और दिल कहेगा कि बुक पढ़नी है, ये मेरी रूटीन का पार्ट है। इसी तरह से देखिए मान लीजिए आपने कार ड्राइविंग सीखनी है, तो आप थ्योरेटिकल नॉलेज कितनी भी ले लें, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली आप उसको फर्स्ट डे आपने गाड़ी ड्राइव की, सब कुछ सीख लिया और सीखने के बाद आपने आप पहले दिन तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि आप कुछ कर सकते हैं इसमें, है ना? लेकिन अगर आपने उसको लगातार 15 या 20 दिन लगातार ड्राइव नहीं किया, तो ब्रेन भूल जाता है। न्यूरॉन क्योंकि नहीं बनते हैं, तो इसलिए वो पैटर्न न्यूरॉन्स का पैटर्न नहीं बनता है और आप वो सारे लेसन्स आप भूल जाते हैं। देखिए, एक और सिंपल एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आपको बच्चों को स्कूल में घर करने के लिए होमवर्क दिया जाता है। उसका पर्पस सिर्फ़ ये होता है कि जो वर्क क्लासरूम में हुआ था, अगर उसकी प्रैक्टिस एक बार घर पे जाके होगी, फिर दोबारा दूसरे दिन स्कूल में आके होगी, 2 या 3 दिन तक वो चीज़ बार-बार प्रैक्टिस में आएगी, तो वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। न्यूरॉन कंप्लीट बन जाएगा और फिर आप उसको नहीं भूलते, कभी भी नहीं और पूरी ज़िंदगी नहीं भूलते हैं। इसीलिए कहा जाता है, हम समझते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हर टीचर या हर पेरेंट एक साइंस सब्जेक्ट उसका नहीं होता है और साइकोलॉजी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए तो हम सिर्फ़ जैसे बताया जाता है कि 20-25 दिन लगातार काम करने से हमारी आदत बनती है, ये पता है। लेकिन वो किसकी वज़ह से बनती है? वो न्यूरॉन्स की वज़ह से बनती है। तो मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में आपको न्यूरॉन की डेफिनिशन दूँगी आज और उसके बाद न्यूरॉन्स जो एनएलपी जो है, वो कहाँ से ओरिजिन हुआ उसका और उसके पीछे की स्टोरी क्या है और ये हमारे लिए यूज़फुल कैसे है? क्योंकि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि इसके द्वारा हम जो हमारा ब्रेन में जो पैटर्न बना हुआ है,
उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी के द्वारा हम उस नेगेटिव पैटर्न को कभी भी खत्म कर सकते हैं। यहाँ एक और बात मैं ऐड करूँगी कि ये जो पैटर्न बनते ये जो हमारा जो बिहेवियर बनता है और जो भी इन्फॉर्मेशन जाती है वो हमारे कॉन्शियस माइंड के थ्रू हम पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, नॉलेज लेते हैं और वो नॉलेज हमारी सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेटल हो जाती है और हमारी वो हैबिट बन जाती है। ओके, आई थिंक मैं इतना तो समझा पाई होंगी कि किस तरह से हमारी हैबिट्स डेवलप होती हैं। तो ये लगातार प्रैक्टिस माँगती हैं। तो इसी तरह से अगर नेगेटिव पैटर्न ब्रेन में बने हुए हैं, नेगेटिव न्यूरॉन्स ब्रेन में बने हुए हैं, उसको हमने पॉज़िटिव में कन्वर्ट करना है, तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। With the help of न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मीन्स प्रोग्रामिंग के द्वारा हम कुछ स्ट्रेटेजी कुछ टेक्निक्स इस तरह की यूज कर सकते हैं जिससे कि ये जो नेगेटिव पैटर्न बने हुए हैं उसको हम थोड़ा और पीछे कर दें और उससे पहले ब्रेन में सबकॉन्शियस माइंड में हमारे नए एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस कलेक्ट हो जाएँ, जो कि 20-22 दिन के प्रैक्टिस के बाद हमारी बिहेवियर में आ जाए, हमारे हैबिट बन जाए उसकी और फिर वो जो पिछला पैटर्न है ऑटोमैटिकली वो थोड़ा फेड होता फिर वो डिलीट हो जाएगा क्योंकि हम न्यू न्यूरॉन्स डेवलप कर रहे हैं ब्रेन में थ्रू प्रैक्टिस। ओके, सो अगर हम साइकोलॉजिकली अप्रोच देखें तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज अ साइकोलॉजिकल अप्रोच दैट फोकसेस ऑन द connection between neurological process, language, and behavior pattern learned through our experience. एक्सपीरियंस क्या है? हमारा कॉन्शियस माइंड अभी जो हम कर रहे हैं वो है हमारा एक्सपीरियंस जो कि 5 सेंसेस के द्वारा हमारे ब्रेन में जा रहा है। It aims to help individuals understand how their thoughts, languages, and behaviors influence each other and provides techniques for changing negative pattern to achieve specific goals. Specific goals means uh, to change negative pattern into positive patterns. Okay. So NLP can be helpful or for everyone seeking personal development and improved communication skills, overcoming phobias, enhancing performance in various areas such as sports or business, and managing emotions effectively. It's often used by coaches because they know psychology. Okay, everyone, as I mentioned earlier, everyone doesn't know the psychology and the science of neurons. Okay, so coaches, therapists, educators, and individuals interested in self improvement use this technique to improve their behavioral pattern. The technique in NLP involves various strategies such as visualization and reframing, anchoring, and modeling to help individuals change their thinking pattern and behavior, ultimately leading to personal growth and success in different aspects of life. Okay, so today, as I am giving the introduction of NLP, and I will tell a few things in introduction, and from tomorrow and in the next videos, we can say we will take different techniques one by one, and we'll practice on those. Okay,
So this न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री, we are continuously talking about neuro linguistic programming, then we can think that कि ये क्या अभी की चीज है, नई चीज है या कि पुरानी है। देखिए, नया नाम है लेकिन सिस्टम पुराना है जो कि सदियों से चला आ रहा है। किसी भी ह्यूमन बीइंग की नेचर को समझना, बिजनेसमैन इसको बहुत स्मार्टली यूज करते हैं, टीचर्स इसको बहुत स्मार्टली यूज करते हैं, और जो भी स्पेशली साइकोलॉजिस्ट तो इसको अंडरस्टैंड करते ही करते हैं। तो एनएलपी, स्पेशल नेम्ड बाय एनएलपी, जो है वो 1970, इसमें 1970 में रिचर्ड बैंडलर एंड जॉन ग्राइंडर, दो साइंटिस्ट हुए हैं। उन्होंने, ये थेरेपिस्ट थे, एक थेरेपिस्ट था और एक साइकोलॉजिस्ट था। तो उन्होंने इसको समझने की, ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश की। उन्होंने ये देखा, महसूस किया, अपने आस-पास के लोगों के बिहेवियर को समझा, एज़ दे वर थेरेपिस्ट्स एंड साइकोलॉजिस्ट्स। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे थेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की प्रैक्टिस तो बहुत ही अच्छी चल रही है और हर पर्सन अ अ, उन्हीं के पास जा रहा है, और कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पेशेंट या लोग ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं। देन दे वेंट टू दोज़ प्रैक्टिशनर्स, वो उनके पास गए, उन्होंने कहा, जॉ अम, जॉन इन्होंने, जो रिचर्ड बैंडलर ने एंड जॉन ग्राइंडर ने उनसे कहा कि हम आपके बिहेवियर को समझना चाहते हैं। तो जब उन्होंने उनके बिहेवियर को समझा, तो उनको एक बात समझ में आई कि ये सभी थेरेपिस्ट जो कि बहुत ही पॉपुलर थे और जिनको लोग बहुत पसंद कर रहे थे, तो उनका वर्क करने का तरीका डिफरेंट था। वो उनसे अपनी बात नहीं करते थे, अपने तरीके से नहीं समझाते थे, अपने सोचने समझने का तरीका नहीं अपनाते थे। वो उस पर्सन की, जिसको वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसके लेवल पर आके, उसके थॉट प्रोसेस को समझते हुए, उसके लेवल पर आते हुए आके वो उनको ट्रीट करते थे। तो नेचुरल है कि जब आप सामने वाले के मूड के हिसाब से, आप सामने वाले के बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप उसको, उससे बात करते हैं, तो जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। और ये कनेक्शन बहुत लंबा चलता है और एक सैटिस्फैक्शन भी मिलती है। ऐसा लगता है कि हमारी बात को समझा जा रहा है और जो हम बता रहे हैं उसको बहुत डीपली डॉक्टर या थेरेपिस्ट समझ रहे हैं। तो दोनों ने उस बिहेवियर को समझा और फिर एक स्ट्रैटेजी बनाई, उसका नाम दिया न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करता है, और ऑब्जर्वेशन के बाद इसमें, इस पे कुछ टेक्निक्स लगाई जाती हैं, और वो टेक्निक्स जो है, इंसान के जिसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या जिसके न्यूरॉन्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, तो उसकी लैंग्वेज को समझते हुए उसी की ही लैंग्वेज में सुधार को डाला जाता है। ओके, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है और ये कितना हेल्पफुल है, ये हम समझ सकते हैं बिहेवियर से, कि एनएलपी कैन बी हेल्पफुल इन वेरियस एरियाज,
जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन, कोचिंग, पर्सनल डेवलपमेंट इन सब में ये बहुत हेल्पफुल होती है एनएलपी। तो ये किन-किन लोगों के लिए ज़रूरी है? वो लोग जो पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं, जो जिनको अपने ब्लॉक्स पता है कि कहाँ-कहाँ ब्लॉक्स बने हुए हैं, उनके उन ब्लॉक्स को हटाना है और पर्सनल ग्रोथ के लिए वो साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं और थेरेपिस्ट की हेल्प लेते हैं एंड दे गेट गुड रिजल्ट्स। ओके। और बिज़नेस में, प्रोफ़ेशन में, स्पेशली जो सेल्स में प्रोफ़ेशनल्स हैं और उनके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि ये ब्रेन से रिलेटेड है ना? कस्टमर को किस तरह से मोटिवेट करना है, इट्स अ, ये सिस्टम समझना ज़रूरी है, तभी हम किसी को मोटिवेट कर पाएँगे। ओके, तो इसके प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं एनएलपी को प्रैक्टिस करने के या एनएलपी को समझने के लिए? तो प्रिंसिपल्स रहते हैं नंबर 1 कि हमें रैपर बिल्ड करना होता है। एक थेरेपिस्ट को एक क्लाइंट के साथ रैपर बिल्ड करना होता है और उसको उसके लेवल पे आना होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, एक कनेक्शन बनाना होता है और वो कनेक्शन कैसे बनेगा? वेरी सिंपल टेक्निक दैट इज़ कॉल्ड मिररिंग देयर बिहेवियर। दिस टर्म इज़ गिवन फॉर दैट मेक रैपर को दिया गया है नाम मिररिंग। एंड छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर आप किसी को अचानक सामने से मिलते हैं और आप नेचुरल है कि अगर हेलो करते हैं, तो आपका सीधा हाथ और सामने वाले का सीधा हाथ हम मिलाते हैं, शेक करते हैं हैंड को और हैंड शेक करते टाइम भी एक वार्मनेस फ़ील होती है और वार्मनेस आपको ये बताती है कि जिससे आप मिल रहे हैं, महसूस होता है कि वो आपसे मिलना चाहता है या नहीं मिलना चाहता। या एक ये हैंडशेक जो है एक फॉर्मेलिटी है सिर्फ़। ओके, तो मिररिंग पे लेके आना है, मिररिंग में हमने उतनी ही इंटेंसिटी से हाथ मिलाना है, न जितनी इंटेंसिटी आप दूसरे की तरफ से चाहते हैं। उसके साथ आप एक रैपर्ड बिल्ड करना चाहते हैं, नमस्ते का जवाब देना है। तो आप आँख से आँख मिला के किसी को नमस्ते करते हैं, तो समझ में आ जाता है कि यू लाइक दैट पर्सन एंड यू वांट टू टॉक विद दैट पर्सन। और अगर आप आँख को थोड़ा-सा झुका के साइड से निकल जाते हैं, तो इट शोज़ कि आप बात करना नहीं चाहते। ब्रेन बहुत स्मार्टली समझ जाता है कि आप बात करना नहीं चाहते। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल एनएलपी का प्रिंसिपल है कि आपने रैपिड बिल्ड करना है। आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है, ओके। और इसके लिए आपने डिजायर्ड आउटकम्स लेने के लिए, रिजल्ट्स को लेने के लिए आपने अपने एक्शन को सामने वाले के एक्शन से अलाइन करना है, ओके। और वो अलाइन कैसे होगा? जब आप एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा कि सामने वाला चाहता है। और सामने वाला क्या चाहता है, ये आपको समझना है। मान लीजिए आप थेरेपिस्ट हैं और आप किसी को ट्रीट करना चाहते हैं, तो सामने वाले को नहीं पता कि आप इंटेंशनली उसके साथ एक अच्छा दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने पॉजिटिव वे में और अच्छा सोचते हुए आपके आँखों में अच्छा बिहेवियर फीलिंग लाते हुए आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो नेचुरल है कि मिररिंग इफ़ेक्ट में जो है टेक्नीक काम करेगी और आपका उसके साथ रैपर बिल्ड होगा ही होगा।
और जैसे ही ये होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप अब ट्रीटमेंट कैसे करना चाहते हैं। पास बैठेंगे तभी तो बात होगी, दोस्ती करेंगे तभी तो आगे की बात बनेगी। तो रैपर बिल्ड करना बहुत ही ज़रूरी है और ये मिररिंग के द्वारा बहुत आसानी से किसी की भी जो इंटरनल स्टेट है, किसी भी पर्सन के अंदर इंटरनल स्टेट को समझना उसमें आसान हो जाता है। ओके। और उसकी इमोशंस को, उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट को और समझने के बाद और उसके फिर हम अपने जो डिज़ायर्ड आउटकम्स हैं, उसको ले सकते हैं। सबसे पहले विश्वास बनना ज़रूरी है। Once we complete this first step, रैपिड बिल्डिंग, हमारा एक अच्छा रिलेशन बन जाता है अ, जिसको हम थेरेपी दे रहे हैं या जिसके जो जो हम सुधार करना चाहते हैं, तो उसके रैपिड बिल्डिंग के बाद फिर टेक्निक्स हैं कुछ जो कि यूज़ की जाती हैं, दैट इज़ एंकरिंग। ओके। एंड स्मॉल इंट्रोडक्शन मैं दूँगी आज आपको एंकरिंग की एंड लेटर ऑन एक बड़े दूसरे वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी टेक्निक्स को एक-एक करके हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एंकरिंग एंड द नेक्स्ट इज़ रिफ्रेमिंग और फिर विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक सिस्टम जो है उसको समझेंगे और थर्ड पैटर्न इज़ स्विच पैटर्न दैट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न। किसी को भी थ्रू स्विच पैटर्न हम विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड थॉट को चेंज कर सकते हैं बशर्ते कि उससे हमारी मिररिंग हो जानी चाहिए पहले। ओके। तो hypnosis is also among one of those things. Hypnosis doesn't mean कि आपको किसी को बेहोशी की अवस्था में लेके आना है, नहीं। आप बातों ही बातों में हिप्नोसिस कर सकते हैं और किसी भी खराब मेमोरी को डिलीट करने के लिए हिप्नोसिस इज रियली अ वेरी वंडरफुल टूल जिसके बारे में हम इसको बार-बार हम आने वाले एपिसोड्स में हम डिस्कस करेंगे। So, in neurolinguistic programming, personality types are often categorized based on the preferred जो सिनोरी मोडालिटीज हैं और कम्युनिकेशन स्टाइल है उसके ऊपर हमारा ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। ओके। तो हम सभी पर्सनैलिटीज को लगभग अ, 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो क्योंकि अब हम सोचे कि जैसे मैंने बताया कि जॉन डैंडलर ने और इन्होंने जो 1970 में जो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्टडी की, तो तब भी 1970 बहुत लंबा टाइम हो गया लेकिन अब भी हम ऐसा ही करते हैं, आज भी ऐसा ही सिस्टम चलता है कि हम दूसरे के लेवल पे आके बात नहीं करते और हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात सुने। जब हम टीचर ट्रेनिंग करते हैं, तो हम टीचर को ट्रेन करते हैं हाउ टू टीच, लेकिन स्टूडेंट के बिहेवियर को समझने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जाता है और बहुत ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती। तो मेन हमारे पास 4 तरह की पर्सनैलिटीज़ निकल कर आती हैं अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनैलिटी टाइप हमें अ, टेक्निक्स को अप्लाई करना है और बिहेवियर को चेंज करना है। तो ये चारों टाइप्स हैं, एक तो विजुअल्स हैं। कुछ लोगों को जो है देखकर चीज़ समझ में आती है। क्लासरूम की अगर हम बात करें, तो कुछ लोगों को बात को कुछ दिखा के आप मोटिवेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने क्लासरूम में कोई मॉडल दिखाया या आप किसी
शॉप पे गए हैं, कुछ परचेज़ करना चाहते हैं, तो आपको देखकर चीज़ को सैटिस्फैक्शन ज़्यादा होती है और अगर वो चीज़ सामने नहीं है और अगर आपको कोई बताता रहे कि इसमें ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, तो आपको समझ में नहीं आएगी और उन लोगों की जिनकी पर्सनैलिटी विज़ुअल पर्सनैलिटी है। तो इन विज़ुअल पर्सनैलिटी वालों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो ये विज़ुअल वाले जो होते हैं प्रेफ़र करते हैं जो अपने इमेज के थ्रू और मेंटल में माइंड में उनके पिक्चर बनती है और वो हमेशा ही उस इमेजिनेशन को डिटेल में जाते हुए उसको विज़ुअलाइज़ करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि उनका इंटरेस्ट तब बनता है। ओके। तो ऐसे लोगों के लिए हम जो है मॉडल दिखा के, चीज़ को दिखा के, उसके हाथ में देके या किसी पिक्चर के थ्रू उसको बहुत जल्दी मोटिवेट किया जा सकता है। और कम्युनिकेशन स्टाइल में ऐसे लोग हमेशा अगर अब आप कहेंगे कि भई जो विज़ुअल पर्सनैलिटी के लोग हैं, आप उनको कैसे पहचानेंगे? क्योंकि अगर 4 तरह की पर्सनैलिटी के लोगों को आप पहचान लेते हैं, तो वो चारों तरह की पर्सनैलिटी के लोगों को साथ आपको डील करना बहुत आसान हो जाता है। ओके, तो ये चाहे आपकी बात सुन रहे हों या अपनी बात बता रहे हों और ये एक सेंटेंस यूज़ करते हैं कि इट लुक्स लाइक, दैट लुक्स गुड टू मी। आपने हालाँकि चीज़ सामने नहीं है, आपने बताई है, सुनाई है उसके बारे में, तो वो ऐसे बोलेंगे, "यस, इट लुक्स गुड।" देखा तो है ही नहीं। तो ये एक सेंटेंस ही बता देता है कि इसकी पर्सनैलिटी जो है, ये विज़ुअल पर्सनैलिटी है। ओके, तो नेक्स्ट सेकंड टाइप की जो पर्सनैलिटी है सॉरी, तो ये जो विज़ुअल पर्सनैलिटी वाले जो लोग हैं, उनको उनके लिए जब भी इनके साथ इंटरेक्शन होती है, तो उनको विज़ुअल एड से, डायग्राम से और इनको डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में अगर चीज़ बताई या सिखाई जाती है और उनका पूरा विज़न जो क्लियर किया जाता है डेमोंस्ट्रेशन के द्वारा, तो उनको वो चीज़ जल्दी समझ में आ जाती है। ओके। Then the next part is that is the next type of personality is auditories और इन लोगों को जैसे कि विजुअल वर्ड से ही क्लियर था, इसी तरह से ऑडिट वर्ड से ही क्लियर है। तो ऐसे लोगों को ये जो ऑडिटरीज होते हैं, इनको देखने की बजाय सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत जल्दी फ़ैसला लेते हैं। आपने बताया कि कोई भी चीज़ की डिस्क्रिप्शन आपने दी और वो उनको वो बहुत जल्दी फ़ैसला इसलिए ले लेते हैं, क्योंकि वो उसके द्वारा ही जैसे सुना एक इमेज क्रिएट की माइंड में और फ़ैसला ले लिया। तो ये जो ऑडिटरी पर्सनैलिटी के लोग हैं और उनको बातें सुनने में इंफॉर्मेशन को सुनने के थ्रू ये इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प करते हैं और वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन इनको अच्छी लगती है और जिसमें रिदम हो ये उनको अच्छा लगता है और इनके साथ अ, चाहे वो किसी चीज़ को देख रहे हों, मान लीजिए कोई वीडियो या कोई मूवी देख रहे हैं या कोई आर्टिकल उनके हाथ में है जिसको उन्होंने परचेज़ करना है या जिस किसी भी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं जो कि सामने दिख रही है। लेकिन ये लोग इनका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा रहता है कि जैसे ऊपर जो विज़ुअल पर्सनैलिटी वाले लोग तो कहते थे ना इट लुक्स लाइक, तो ये कहते हैं इट साउंड्स गुड। देख रहे हैं, देखने की चीज़ को लुक्स कहना चाहिए, लेकिन ये कहते हैं इट साउंड्स गुड। तो जैसे ही ये आपके सामने सेंटेंस आया तो समझ लीजिए कि
जिससे आप बात कर रहे हैं, वो ऑडिटरी पर्सनैलिटी का है। एंड द थर्ड वन इज़ काइनेस्थेटिक। इसके क्या-क्या क्या पहचान है? पहचान हम कर सकते हैं काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी वालों की। एंड काइनेस्थेटिक लोग जो रिलाई करते हैं फिज़िकल सेंसेशन पे। जब तक वो चीज़ को टच नहीं कर लेते, फ़ील नहीं करते, कोई चीज़ परचेज़ करने वाले हैं, जब तक उसको हर तरफ से देख कर और हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि वेदर दे आर गोइंग टू परचेज़ इट और नॉट। या अगर क्लासरूम की बात करें तो किनेस्थेटिक पर्सनैलिटी के जो बच्चे हैं, वो हमेशा उम, उनको टच करके और फ़ील करके चीज़ें ज़्यादा जल्दी मेमोराइज़ होती हैं। ओके, तो 4th पर्सनल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज़ ऑडिटरी डिजिटल, एडी पर्सनैलिटी। तो जो ऑडिटरी डिजिटल पर्सनैलिटी के जो लोग हैं या जो बच्चे हैं और ये थिंकिंग प्रोसेस को जो है इंटरनली जो भी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करवाई जाती है वो उस पर सोच विचार करते हैं, लॉजिक्स की बात करते हैं। ऐसे लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। उनके पास लॉजिक्स बहुत होते हैं। वो बात को घुमा-फिरा के हर तरीके से जब तक वो उनके लॉजिक्स को, उनकी रीज़निंग को और उसकी उनकी जो क्वेरीज़ हैं, वो जब तक क्लियर नहीं होती अ, वो कन्विंस नहीं हो सकते। जिनकी पर्सनैलिटी ऑडिटरी डिजिटल होती है। तो इट मीन्स इन लोगों में देखना भी और सुनना भी, दोनों ही तरह की जो सेंसेस हैं, पूरी तरह से इन्वॉल्व्ड होती हैं और ऐसे लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे टेक टाइम टू डिसाइड द थिंग्स। और अगर ऐसे लोगों के मुँह से अगर आप ये सुनते हैं कि लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे इसके बारे में सोचने दो, इट मीन्स दे वांट टू टेक टाइम टू डिसाइड रीजनिंग से, लॉजिकली। अगर वो कन्विंस हो जाते हैं, तब वो फिर उनके लिए बहुत ही आसान हो जाती हैं चीज़ें। उनका कम्युनिकेशन स्टाइल जो है थोड़ा टाइम लेता उनका जो डिसीजन मेकिंग जो उनका प्रोसेस है, उनमें थोड़ा-सा टाइम लगता है इन कंपैरिज़न टू अदर पीपल। ओके, तो जब अगर हमने एक बार पहचाना कि ऑडिटरी प्रेफ़रेंसेस वाले लोग और विज़ुअल प्रेफ़रेंसेस वाले लोग और काइनेस्थेटिक प्रेफ़रेंसेस वाले लोग और ऑडियो ऑडिट एंड ऑडिटरी डिजिटल पर्सनैलिटी वाले लोग जो हैं, इनको पहचानना बहुत मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहला काम है मिररिंग करना, इनके लेवल पे आना, इनको समझना, एक रैपर बिल्ड करना थ्रू मिररिंग और उसके बाद पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करना, देन थिंग्स बिकम अ लिटिल बिट ईज़ी, ईज़ी टू हैंडल एंड ईज़ी टू चेंज। ओके, तो क्लासरूम में अगर हम इन 4 तरह के बच्चों को समझ जाते हैं और इफ यू आर इन सम बिज़नेस और अपने कस्टमर की चारों तरह की पर्सनैलिटी को समझ जाते हैं और इफ यू आर अ साइकोलॉजिस्ट तो आप अपने पेशेंट की या थेरेपिस्ट हैं तो अपने पेशेंट की नेचर को, बिहेवियर को, उनकी पर्सनैलिटी टाइप को अगर आप समझ जाते हैं तो थिंग्स बिकम वेरी इजी।
So in next episode, we will talk about the different personalities and techniques we use to handle this type of personalities. ओके, सो जल्दी ही दोबारा नए वीडियो के साथ हम एक बार फिर मिलेंगे. ओके, थैंक यू.